नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से रंगरेजी में डॉक्टर रचना यदुवंशी के साथ। लेट हो गया इस बार भी। होली, दिवाली, बर्थडेज, एनिवर्सरी, इसमें एनर्जी और टाइम का डाइवर्जन तो हो ही जाता है। होली से मुझे एक छोटा सा संस्मरण याद आया था, और होली दिवाली जब भी आती है मुझे वो बात हमेशा याद आती है, और आज मुझे लगा था, मैंने सोचा था कि आपके साथ साझा ज़रूर करूँगी। मैं मेरी एक बहुत ख़ास मित्र हैं प्रतिभा। अगर आप सुन रही हैं प्रतिभा तो आप ज़रूर मुस्कुराएंगी। मेरी एक बहुत परम मित्र हैं प्रतिभा। जब मेरी लखनऊ में पोस्टिंग थी तो मैं और प्रतिभा एक बार शायद दिवाली की शॉपिंग करने हम लोग निकले, और सुबह निकले और बहुत लंबी चली शॉपिंग, जैसा कि होता है फेस्टिवल्स के उसमें। और जैसा कि ये भी होता है कि निकलते बहुत एनर्जी और एंथुजियाज़म के साथ हैं, लेकिन ख़त्म होती है थकान पे। तो लौटते वक्त रास्ते में प्रतिभा का घर पड़ता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चाय पी के जाना। मैं इतनी थकी हुई तो थी कि मुझे लगा कि हाँ, ये ठीक रहेगा। और चाय के दौरान प्रतिभा की मदर इन लॉ बातें कर रही थी हमसे, और इसी बीच में मैंने शायद कुछ ऐसे कहा कि आंटी, इतनी थकान हो जाती है, इतना काम हो जाता है होली दिवाली पे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ। आंटी ने उस दिन मुझसे उस बात पे जो बात कही वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आंटी ने मुझसे कहा कि रचना, कभी भी इस बात को इतने नकारात्मक, इतने नेगेटिव टोन में मत कहिएगा। का आपको फेस्टिवल, ये बड़े ओकेजन्स मनाने का जो मौका मिलता है, ये ईश्वर की सौगात है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो मनाना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन कोई ना कोई कमी है या संसाधन नहीं है तो वो नहीं मना पाते। आपके पास समय भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आप सेलिब्रेट कर पा रही हैं उन चीज़ों को जो पूरी दुनिया करना चाहती है, और उस तरीके से जैसे आप करना चाहती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। कभी क्रिब मत करिएगा। ये बात मैंने उस दिन से आंटी की गांठ बांध ली, और होली, दिवाली, बर्थडेज, एनिवर्सरीज़ में हमेशा पहले ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये मौका मिला मुझे, और मिलता रहे ईश्वर की कृपा से, और ये व्यस्तताएं आती रहें, कभी ख़त्म ना हो। बहुत सारी होली, दिवाली, बहुत सारे बर्थडेज, बहुत सारी एनिवर्सरीज़ मनाने का मौका मिले, मुझे भी, आप लोगों को भी। तो चलते हैं आगे कि लिखा क्या है मैंने। एक कहानी लिखी है मैंने, बहुत ही ताज़ा तरीन, अभी हाल ही में, वो सुनाती हूँ आपको। कहानी का शीर्षक है जनखा। जनखा जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे कुछ लोग। जनखा बिल्कुल हिंदी का शब्द है, अच्छी हिंदी का शब्द है। जनखा होता है स्त्रियोचित। इसका विशुद्ध हिंदी शब्द जो है जनखा का, अगर हम विशुद्ध हिंदी टाइटल रखना चाहूँ मैं अगर, तो वो होगा स्त्रैण। स्त्रैण मैंने रखा नहीं, टाइटल नहीं दिया मैंने इस कहानी को, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी सोच है लेखक के तौर पे, कि भाषा बहुत सहज और सरल होनी चाहिए, चलताऊ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छे हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हुए इतनी सौम्यता और सहजता उस भाषा में होनी चाहिए कि सीधे दिल तक पहुँचे। तो स्त्रैण भी हो सकता था। जनखा मीन्स फेमिनिन, और स्त्रियोचित नारी जैसा, महिला जैसा टाइटल है जनखा। सुनिए। वो कुछ अलग तो लगते थे, लेकिन क्या अलग था ये मेरा बालमन कभी समझ ही नहीं पाता था। लाला राम नाम था उनका। हम सब बच्चे लाला भैया कहते थे उन्हें। हमारे स्कूल के चपरासी, लेकिन प्रिंसिपल, टीचर और छात्राओं सबके प्रिय, और साथ में सबके हंसी के पात्र भी। दुबले पतले और पीत त्वचा के स्वामी लाला कितनी उम्र के थे? पीत त्वचा मीन्स पेल स्किन। दुबले पतले और पीत त्वचा के स्वामी लाला राम कितनी उम्र के थे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि पीत और पारदर्शी सी त्वचा पे मूछें जैसे आने का प्रयास तो कर रही थीं, लेकिन आ ही नहीं पा रही थीं। सुतवा नाक, छोटी आंखें और काले घने बालों में लाला राम आकर्षक तो लगते थे, लेकिन उनकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत कोमल सी थी। हल्के आसमानी रंग की शर्ट और काली पेंट वाली यूनिफॉर्म में दरमियाने कद के लाला भैया जब लहरा के चलते थे तो मजाल है कि चप्पल या पदचाप की आवाज़ आ जाए। तेज़ किंतु मुलायम चाल के बाद एक और ख़ासियत लाला भैया को अलग करती थी, वो थी उनकी आवाज़। पहली बार तो सुनने वाले चौंक ही जाया करते थे कि इतनी मधुर और सौम्य आवाज़ एक पुरुष की। साध के चलना और सौम्य सा बोलना
लाला राम को उस कन्या विद्यालय में अंदर तक घुसने का परमिट तो देता था, लेकिन उनके खुद के अंदर क्या था वो सबके लिए मजाक का विषय था। लाला राम, कहाँ थे तुम इतनी देर? मैं कब से डस्टर और चौक का इंतजार कर रही हूँ। एक बार जब डांट के हमारी क्लास टीचर ने कहा तो लाला भैया मुस्कुराए थे और अपनी चिर परिचित धीमी आवाज़ में बोले थे, मैं घर से ही लेट हो गया आज। अम्मा के सिर में जुएं पड़ गए हैं, वही साफ करने में लेट हो गया। सारी क्लास में दबी हंसी और खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। क्लास टीचर भी मुस्कुरा के बोली थी, लाला राम, तुम भी अपने खूबसूरत बालों में नारियल तेल डाला करो, नहीं तो तुम्हारी भी पड़ जाएंगी। क्लास के ठहाकों के बीच में लाला भैया भी हंसे थे और शर्मा के चौक डस्टर टेबल पर रख के ही चले गए थे। लाला भैया जब कैंटीन में आते तो दबा के 3-4 टिक्की और 10-12 गोलगप्पे खाते। बड़ी क्लास की लड़कियों से शर्तें लगाते कि कोई उनसे तेज़ गोलगप्पे खा के दिखाए। शर्त तो जीत जाते, लेकिन मुंह ऐसा लाल हो जाता कि हारने वाली लड़कियां ही पानी पिलाती, और कहीं प्रिंसिपल मैम ना देख लें तो लाला भैया को बहुत डांट पड़ेगी, ये सोच करके वही उन्हें पैम्पर करती थी बाद में। साला जनखा, लाली नाम होना चाहिए इसका। सुना था मैंने ये वाक्य अपने हेड क्लर्क शर्मा जी के मुंह से। गाली तो समझ में आ गई थी, लेकिन जनखा क्या था? चूंकि जनखा से पहले गाली दी गई थी तो घर आकर माँ से पूछने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मन में जनखा शब्द गाहे बगाहे तैर ही जाता था जब भी मैं लाला भैया को देखती थी। मुझे याद है वो दिन जब स्कूल में टीचर्स डे मनाया गया था। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया और अंत में लाला भैया ने साड़ी पहनकर पल्लो लटके, गोरी को पल्लो लटके पर जो डांस किया था, तो नई उम्र की शिक्षिकाएं भी चढ़कर मंच पर उनके साथ खूब नाची थीं। उससे भी ज़्यादा याद है वो घटना जो मेरे जहन में आज भी ताज़ा है और मुझे लाला भैया को कलम से याद करने पर अक्सर मजबूर करती है। टीचर्स डे वाले ही दिन जब स्कूल की छात्राएं अपने घर लौट रही थीं तो 12वीं क्लास की एक दीदी, जो शायद लाला भैया के घर के आसपास ही रहती थीं, अपनी गली के आवारा लड़कों की फप्तियों का शिकार हुई। तो पीछे से आ रहे लाला राम ने विरोध किया और उन्हें बचाने की कोशिश की, तो उन बदमाशों ने लाला भैया को भी मारा और दीदी के साथ बदनीयती से हाथापाई भी की। उसके बाद मधुर कोमल लगने वाले लाला राम पर जो चंडी सवार हुई, तो खुद लहू लुहान होकर भी लाला भैया ने 4 लड़कों से सीधा मोर्चा लिया था और दीदी को वहाँ से सुरक्षित भगा दिया था। उस छोटे कस्बे की ये बड़ी घटना थी जो आग की तरह फैली और विद्यालय से जुड़ा हर शख्स दौड़ पड़ा था लाला राम को देखने उस हॉस्पिटल जहाँ वो एडमिट कराए गए थे। मुझे सब कुछ दूसरे दिन पता चला था। तब ज़्यादा समझ न होने के कारण लाला भैया की केवल बहादुरी पर ही ध्यान गया था, लेकिन अब सोचती हूँ कि लाला भैया जनखा थे, शायद इसीलिए एक लड़की के मान का मोल औरों से ज़्यादा समझते थे। आज जब भी कभी ऐसी घटना पढ़ती या सुनती हूँ कि राह में लड़कियों से दुर्व्यवहार पर दुनिया सिर्फ मोबाइल पर वीडियो बनाती है, तो बरबस लाला भैया याद आ जाते हैं, जो थे तो स्त्रैण, लेकिन कई पुरुषों से ज़्यादा पुरुष। कैसी लगी कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और चलते चलते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो विषय है फेमिनिटी वाला, या इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इस पे सेंसिटिविटी होनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी सोसाइटी में कई बार होता है, आप लोगों ने भी अक्सर जो सुन रहे हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे चरित्र आपके आसपास हुए होंगे जिनमें कुछ ऐसा रहा होगा, तो मैं महसूस करती हूँ कि वो हंसी का पात्र ही ज़्यादा होते हैं। वो ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे किस तरीके का ओरिएंटेशन, कैसे उनका डिफरेंट हो जाता है, ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमें सेंसिटिव होना चाहिए उनके प्रति, ये मेरी सोच है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि कहानी बिल्कुल सच्ची है, शब्द शह सच्ची है, बताइएगा मुझे कि कैसे लिखी मैंने। एक घटना थी, एक चरित्र था, उसको मैंने अपने शब्दों के कलेवर में बांध करके आपके सामने प्रेजेंट किया। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी कहानी आपको, और होली दिवाली पर आप अपनी व्यस्तताओं को कैसे समेटते हैं, कैसे संभालते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली बार अपने रंगरेजी कार्यक्रम में किसी एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।